Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about cabinet committees that have been reconstructed in the recent times. तो सबसे पहले कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में समझेंगे एंड देन वी विल सी कि रिसेंट चेंजेस क्या किए गए हैं. सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो समझते हैं सबसे पहले कैबिनेट कमिटीज़. तो उसके पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. ये तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी मौजूदा जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को एक तरह से रीस्ट्रक्चर कर दिया है. बहुत सारे नए मिनिस्टर्स को, नए लोगों को मिनिस्टर्स पोस्ट के लिए इंक्लूड किया है. कई सारे पुराने मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ा. तो पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री रीसफल हुई है. अब उसके बाद कैबिनेट कमेटी का कॉन्सेप्ट समझिए. कुछ मिनिस्टर्स को मिला करके मिनिमम 3 या मैक्सिमम 8 इनकी ग्रुपिंग मिला करके प्रधानमंत्री कैबिनेट कमिटीज़ बना सकते हैं. तो अलग अलग मिनिस्टर्स की कमेटी, जैसे मान लीजिए कि आप ही की 100 लोगों की क्लासरूम है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए 4 लोगों की कमेटी बना दी गई कि भाई 4 स्टूडेंट्स मिल करके क्लासरूम में सफाई रहेगी. इस बात का ध्यान दें कि देयर इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीनलीनेस इन द क्लास. तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के पास भी ये पावर है कि वो कुछ मिनिस्टर्स को लेकर के कमेटी बना सकते हैं फॉर स्पेशल पर्पस. कि भाई बाकी तो हम सब लोग मिल करके सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप ये 4 लोग या 5 लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आप डिसीजन लेंगे. तो इसी तरीके से अलग अलग कमिटीज़ बनाई जा सकती हैं. इसको कहा जाता है कैबिनेट कमिटीज़. एंड एज आई सेड, cabinet committee is group of few cabinet ministers created to take care of the particular issues known as cabinet, and this committee is known as cabinet committees, right? अब कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं. तो आपको एक बात अच्छे से जान लेनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैबिनेट कमिटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डायरेक्ट कोई जिक्र है नहीं. तो कैबिनेट कमिटीज़ को बनाया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स रूल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. तो भारत सरकार को अपने आप को रन करने के लिए एक रूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961. उसके हिसाब से कैबिनेट कमिटीज़ बनाई जाती हैं. अब ये जो रूल बना है ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल 1961 दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स को अपना काम करने में मदद करेगी. तो प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये तो आप जानते हैं. ही इज़ इनफैक्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वो लेजिस्लेचर्स के भी हेड हैं, जुडिशियरी के भी हेड हैं, एग्जीक्यूटिव्स के भी हेड हैं. तो प्रेसिडेंट को इस आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 के हिसाब से पावर मिला है कि वो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम ऐसे रूल्स बना सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स को अपना काम करने में मददगार हो. तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने ये रूल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल 1961, जिसके हिसाब से कैबिनेट कमिटीज़ बनाई जाती हैं. और कैबिनेट कमिटीज़ में कैसा है कि आपको तो पता है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. तो फिर प्रेसिडेंट ने बनाया ये रूल, और उस रूल के हिसाब से नए नए कैबिनेट कमिटीज़ बनाए जा सकते हैं. और उस कैबिनेट कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, कौन उसको चेयरमैन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री. तो आई थिंक कि ये बात आपके दिमाग में अभी तक क्लैरिटी से आ गई है. मैं फिर आराम से समझा देता हूँ. संविधान में कैबिनेट कमेटी जैसी चीज़ नहीं लिखी है. संविधान में आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 में लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कुछ रूल्स बना सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स के लिए. लेकिन प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? कैबिनेट के. और कैबिनेट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ताकि एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे से मैनेज किया जा सके. और उसी रूल के हिसाब से, इसी आर्टिकल के हिसाब से ये रूल बना है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, और इस रूल के हिसाब से कैबिनेट कमिटीज़ बनती हैं.
तो सारा पावर घुमा फिरा के प्रधानमंत्री के हाथ में है। पहले प्रधानमंत्री ने इस प्रेसिडेंट की मदद से आर्टिकल 77 का इस्तेमाल करा के ये रूल बनवाया, और फिर प्रधानमंत्री अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर के कैबिनेट कमिटीज़ बना सकते हैं। आई थिंक नाउ थिंग्स आर क्लियर इन योर हेड। कैबिनेट कमिटीज़, तो कैबिनेट कमिटीज़ अलग अलग तरीके की होती हैं। 8 टोटल कैबिनेट कमिटीज़ हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। अपॉइंटमेंट कमिटीज़ ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट का काम होता है कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स होते हैं सरकार के, जैसे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या आरबीआई गवर्नर का पोस्ट, इन सब को लेकर के अपॉइंटमेंट करती है ये कैबिनेट कमेटी। तो इस कमेटी में इन सारे चीज़ों पे विचार होता है कि किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, अब इस कमेटी का काम काफ़ी सरल है। देखिए, ये जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इनको भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है, तो कई दफ़ा एकोमोडेशन कम पड़ जाता है। तो एकोमोडेशन दिलवाने का काम, देखने का काम कि किसको कौन सा घर मिलेगा, कौन कहाँ रहेगा, ये सब चीज़ें देखने का काम होता है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन का। तो उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन का, और इसी कारण से आपको बाद में पता चलेगा कि इस कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन को हेड प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं करते हैं, ये किसी और मिनिस्टर को दे दिया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में देखा जाता है, ये कमेटी जो 4-5 लोगों की टीम है, ये मिल करके देखती है कि पार्लियामेंट सेशन कब बुलाना है, या फिर जो भी लॉ सरकार लेकर के आ रही है पार्लियामेंट में बिल, वो किस तरह से उसको पास कराना है। तो वो सब काम होता है देखने का कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का काम होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को मैनेज करना, कि कहीं कोई पॉलिटिकल इशूज़ तो नहीं है पूरे इंडिया भर में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है सिक्योरिटी इशूज़ को वो स्टडी करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, नाम से ही अगेन ऑब्वियस है कि देश में इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पे फोकस रखेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, फोकस रखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और स्किल डेवलपमेंट हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस 8 कैबिनेट कमिटीज़ में से बस 2 ही ऐसे कैबिनेट कमेटी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन दोनों को ही प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी जो 6 कैबिनेट कमेटीज़ हैं उन सबको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं। तो ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं देखते हैं। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो हाल फिलहाल में पहले तो कैबिनेट को या पूरी के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरी तरह से रीसफल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब कैबिनेट कमिटीज़ को भी रिस्ट्रक्चर किया। तो कई सारे तो पुराने जो मेंबर्स थे मिनिस्टर्स वो तो बाहर हो गए, तो कैबिनेट और नए मिनिस्टर्स आए हैं, तो वापस से कैबिनेट कमिटीज़ को भी रिस्ट्रक्चर किया गया है। नए नए मिनिस्टर्स को अलग अलग कैबिनेट कमिटीज़ में डाला गया है। अब सब तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि सर्बानंद सोनोवाल जी, अभी तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, शिपिंग का, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो इनको तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और अब इनको एक कैबिनेट कमेटी में भी इंक्लूड कर लिया गया है, और उस कैबिनेट कमेटी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो याद रखना, क्या पता एपीएससी पीटी में पूछ ले, ही सन ऑफ द सॉइल, फॉर्मर सीएम हैं हमारे यहाँ के, तो इनसे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ सवाल पूछा जा ही सकता है। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Puri Rath Yatra, and this topic is important from our syllabus paper 2 art and culture point of view. So इस न्यूज़ को समझने से पहले ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट पूरी जगन्नाथ टेम्पल, क्योंकि ये जो रथ यात्रा है इस पूरी जगन्नाथ टेम्पल से ही रिलेटेड है। ये जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है ये पूरी में है, ऑफ कोर्स उड़ीसा के अंदर जो पूरी रीजन है, यहाँ पे देखिए कोस्टल पूरी रीजन है, यहाँ पे ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल है। एंड पूरी जगन्नाथ टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोड़ा, क्योंकि दूर से देख करके ये वाइट कलर का पूरी तरह से दिखता है, वाइट कलर का बड़ा सा स्टोन दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है वाइट पगोड़ा। देखिए ये वाइट कलर का है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूरी से थोड़ी ही दूर पे कोणार्क है, कोस्टल सिटी अगेन, और कोणार्क में है सन टेम्पल कोणार्क। तो ये दोनों ही काफ़ी रिलीजियस प्लेस हैं। पूरी में है जगन्नाथ टेम्पल नोन एज वाइट पगोड़ा, कोणार्क में है सन टेम्पल एट कोणार्क, और इसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। ये देखिए सन टेम्पल एट कोणार्क, दूर से ये ब्लैक कलर का दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा।
तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ब्लैक एंड पुरी में जगन्नाथ टेम्पल वाइट पगोरा। अब जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड ये न्यूज़ है तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो पुरी के अंदर ये जगन्नाथ टेम्पल वाला एरिया है, जगन्नाथ पुरी टेम्पल वाला एरिया, इसको यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। यमनिका तीर्थ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि यमराज का भी यहाँ पे आकर के पावर ख़त्म हो जाता है। यमराज हुई गॉड ऑफ डेथ। तो ये बस मान्यता है ऑफ कोर्स कि यहाँ पे यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले सकता इस पूरी टेम्पल के अंदर। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज यमनिका तीर्थ। उसके अलावा जो पूरी टेम्पल है ये इतना रिलीजियस प्लेस है कि हमारे देश के अंदर जो 4 धाम हैं जो हिंदू पिलग्रिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उनमें से एक है ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल। तो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम एंड पूरी। तो 4 कोनों पे 4 हैं, नॉर्थ में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारका, साउथ में रामेश्वरम और यहाँ पे पूरी। इनको बोला जाता है 4 धाम। तो कोई भी हिंदू जो काफ़ी डिवाउट हिंदू होता है वो अपने लाइफ टाइम में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करना चाहता है और वही है ये 4 धाम। उसमें से एक है पूरी। अब जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जो आइडल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में समझेंगे। इस जगन्नाथ टेम्पल को बनाया गया इन 12th सेंचुरी बाय किंग अनंत वर्मन देव हु बिलोंग टू ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो ध्यान रखना इस बात को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं धीरे से। तो करंट न्यूज़ इज रिलेटेड टू जगन्नाथ टेम्पल के अंदर होने वाला रथ यात्रा। हर साल 4 जुलाई को रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ टेम्पल से और इस रथ यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मली। इस रथ यात्रा में कैसा है कि जो 3 अंदर में देवी देवताओं के जो आइडल्स हैं उनकी यात्रा निकाली जाती है। तो जो 3 देवी देवता अंदर में जिनकी आइडल्स हैं वो हैं लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड लॉर्ड सुभद्रा। ऑल ऑफ देम आर सिबलिंग्स। ये भाई बहन माने जाते हैं एक दूसरे के। और इनकी लकड़ी की आइडल्स हैं, इस तरह के लकड़ी की आइडल्स है जिसको आराम से उठा करके रखा जा सकता है। तो इन तीनों की अलग अलग रथ निकलती है हर साल 4 जुलाई को, तो जिसको हम लोग कहते हैं जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। और ये रथ क्यों निकलती है वो भी ज़रा समझ लीजिए। ये 4 जुलाई को निकलती है रथ यात्रा और 9 दिनों की ये पूरी यात्रा होती है जिसमें इस रथ को ले जाया जाता है पास के एक टेम्पल में, अ टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा। क्योंकि माना जाता है कि इस टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा में इन तीनों लोगों के, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड लॉर्ड सुभद्रा की आंटी रहती हैं और वहाँ पे ये लोग अपने आंटी से मिलते हैं 9 दिनों तक इन द टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा वेयर दिस 3 siblings विजिट द प्लेस ऑफ देयर आंट एंड दे स्टे फॉर 9 days एंड देन दे कम बैक। तो 4 तारीख से रथ यात्रा निकलती है, लगभग 13 या 14 तारीख को वापस से ये रथ यात्रा घूम करके क्वीन गुंडीचा टेम्पल से घूम करके वापस से जगन्नाथ टेम्पल के अंदर रख दिया जाता है। और इसी तरीके से ये परंपरा सालों सालों से चली आ रही है। और ये जगन्नाथ पुरी टेम्पल की रथ यात्रा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है बाय मैनी डिवोटीज़। तो इसमें हज़ारों संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस साल कर्फ्यू की वजह से ये यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। यही न्यूज़ है। तो अब ये करंट न्यूज़ या करंट जो आर्टिकल है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। करंट आर्टिकल काफ़ी सरल है कि ड्यू टू कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शन वेरी फ्यू डिवोटीज हैव बीन अलाउड टू जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। अब ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल के बेसिस पे मैंने आपको जगन्नाथ पुरी के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें बता दी जो शायद से आपसे प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सके। इस टॉपिक के बेसिस में मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about Department of Public Enterprises and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So सबसे पहले एक बात को समझिए कि जो हर मिनिस्ट्री, आपको एक बात अच्छे से समझनी है हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कि अलग अलग मिनिस्ट्री होती है दैट इज़ हेडेड बाय अ मिनिस्टर। और मिनिस्टर जो होता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का, लोकसभा या राज्यसभा का हिस्सा होना होगा, तो नेता होना चाहिए। सरल एकदम देसी भाषा में बोलूँ तो मैं, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना होता है। और पूरी जो हमारी सरकार है एग्जीक्यूटिव से अलग अलग मिनिस्ट्री में बटी हुई, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और जो हेड होगा वो मिनिस्टर होगा जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। एक मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम को देखते हैं और डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं सेक्रेटरीज, और सेक्रेटरी जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं।
तो वो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं दे आर हाईली रैंक्ड आईएएस ऑफिसर्स और यू में से आईआरएस ऑफिसर्स, इस तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं एक मिनिस्ट्री के अंदर, हेडेड बाय सेक्रेटरीज हु आर ब्यूरोक्रेट्स। तो दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव्स, बट नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स तो परमानेंट नहीं हो सकते ना, आज सरकार है कल नहीं होगी, लेकिन ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये तो परमानेंट हैं, 60 साल तक तो रहेंगे, तो दे आर नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जबकि मिनिस्टर्स कहे जाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो एक मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अभी तक 5 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका काम होता था बजट प्रिपेयर करना। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसका काम होता था कि जो भी सरकार के एक्सपेंडिचर्स हैं, सैलरीज, उन सब का, बाकी स्कीम्स के खर्चे, उन सब का टेक केयर करना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका काम हुआ करता है कि जो सरकार के रेवेन्यू के जरिए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उन सब का टेक केयर करना कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ अभी तक, ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि पेंशन देना, क्रेडिट दिलवाना लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में, ये सब काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। उसके अलावा एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम। डीपम का काम होता है डिसइन्वेस्टमेंट देखना या प्राइवेटाइजेशन देखना। डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन क्या चीज़ होती है? जो भी सरकारी कंपनियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, CPSE, उनके शेयर्स को अगर भारत सरकार बेचे, उनके शेयर्स पहले किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होते हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर अपने शेयर्स को भारत सरकार बेचे टू द प्राइवेट सेक्टर्स, तो उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर ज़्यादातर शेयर अपने बेच दे, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसी भी एक सरकारी कंपनी में अपना सरकार बेच दे, किसी भी सरकारी कंपनी के अपने ज़्यादातर शेयर्स अगर सरकार बेच दे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी में, मान लीजिए NTPC है, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, इसके 90% शेयर मान लीजिए भारत सरकार के हाथ में, अगर वो 10% शेयर बेच देती है और, तो अभी भी 80% शेयर भारत सरकार के हाथ में होंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। 90% शेयर थे, 10% बेच दिए, 80% अभी भी भारत सरकार के हाथ में है, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन मान लीजिए कि वो 90% शेयर थे और वो 50% बेच दे, बस अपने हाथ में बस 40 रखा है, बाकी 60% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया, देन व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स गोज इनटू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। और किसी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन देखने का काम है इस डिपार्टमेंट का, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम। करंट न्यूज काफ़ी सरल है कि अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अब एक छठा डिपार्टमेंट भी जोड़ दिया गया है और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो इसके साथ ही अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को, जैसे NTPC, BHEL, इन सब के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता था कि अच्छा उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो फंड एलोकेट करवाता था, तो उनके सेंट्रल जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते थे उनको ये ओवरऑल सर्विलेंस रखता था, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। देखिए इनफैक्ट कैसे था ये भी समझिए। अभी तक ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज मिलाने से पहले क्या कंडीशंस थे? तो एक मिनिस्ट्री थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये मिनिस्ट्री पूरी तरह से पब्लिक इंटरप्राइजेज, सरकारी कंपनियों को मैनेज करती थी। NTPC, BHEL, BEL सबको यही मैनेज करती थी, चाहे वो बैंक्स हों, जो सरकारी बैंक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज को मैनेज करती थी। अब ये मिनिस्ट्री में से ये पार्ट को हटा दिया गया, अब ये खाली रह गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, और पब्लिक इंटरप्राइजेज को हटा करके एक डिपार्टमेंट बना दिया गया और इस डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो आखिर ये मर्जर क्यों किया गया है ये भी समझ लेते हैं, क्यों आखिर पब्लिक इंटरप्राइजेस को अलग कर दिया गया। तो एक बात तो आपको पता है कि भारत सरकार आने वाले टाइम में बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन प्लान कर रही है। मैं पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूं कि ज़्यादातर सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का प्लान चल रहा है, जिसको नाम दिया गया है बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन प्लान। अभी हाल फिलहाल में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो प्राइवेटाइजेशन जोरों शोरों से करने वाली है सरकार। और प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के शेयर्स बेचे जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के जब शेयर्स बेचने जा रहे हैं, तो और शेयर बेचने का काम या प्राइवेटाइजेशन मैनेज करने का काम किसका है? डीपम का, जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कौन मैनेज कर रहा था? एक दूसरी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा था। तो अब
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को मैनेज करने वाली जो एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, उसको अलग कर लिया और इसको ला करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिला दिया। तो अब ये दोनों एक ही जगह आ गए। एक तरफ डीपम है जिसका काम है डिसइन्वेस्टमेंट करना, और दूसरी तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस जो सरकारी कंपनियों को मैनेज करती है। तो अब इनमें से कौन कौन सी सरकारी कंपनियां बेचनी है, प्राइवेटाइज करनी है, वो डीपम मैनेज करेगा और दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। तो इससे कैसा होगा कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा। सो दैट इज वाई एक ही शब्द में अगर जवाब दिया जाए तो बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन करना है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का, और इसी कारण से उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में रख दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का, जो पहले अलग मिनिस्ट्री में हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज में हुआ करता था। तो अब पब्लिक इंटरप्राइजेज को प्राइवेटाइज करना आसान हो जाएगा, बिकॉज प्राइवेटाइज करने वाली जो एजेंसी है जो रिकमेंड करती है सरकार को कैसे प्राइवेटाइज करना है या डिसइन्वेस्ट करना है, डीपम, वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। The next article is taken from Assam segment. It is about East-West Corridor project and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सबसे पहले समझिए कि 1999 में उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मैसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड इनफैक्ट फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाईवे रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड। इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में क्या टारगेट्स रखे गए? टारगेट्स रखे गए कि पहले जो हमारे जो देश के मेन शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उसको एक हाईवे से मिलाया जाए, प्रॉपर हाईवे बना करके इनको मिलाया जाए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। उसके अलावा जो हमारे देश के नॉर्थ और साउथ के दो एक्सट्रीम्स हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसको भी मिलाया जाए विथ हेल्प ऑफ ए हाईवे, डायरेक्ट हाईवे, और इसको नाम दिया गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। और उसके अलावा जो हमारे देश के ईस्ट और वेस्ट के जो दो एक्सट्रीम्स हैं पोरबंदर से सिलचर तक, इनको भी एक डायरेक्ट हाईवे कनेक्टिविटी दी जाए और इसको बोला गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में मेनली तीन चीज़ें हैं। एक तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को मर्ज किया गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बिल्ड किए गए। अभी ये करंट न्यूज़ जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही रिलेटेड है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से होते हुए सिलचर तक पहुंचने वाला है। आसाम के अंदर अगर बात की जाए तो ये लगभग श्रीरामपुर, एक जगह है कोकराझार में, वहाँ से लेकर के सिलचर तक ही एक्सटेंड होगा। श्रीरामपुर से कोकराझार तक ये सिलचर में एक्सटेंड होगा ऑन हाईवे नंबर 27। इसी से रिलेटेड ये छोटा सा आर्टिकल आया था। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ऑन नेशनल हाईवे नंबर 27, ये लगभग तैयार हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन खाली जो डीमा हसाव वाला एरिया है, इनफैक्ट जो कार्बी एंगलोंग वाला एरिया है या डीमा हसाव वाला एरिया है बीच का, जो हिली एरिया है, वहाँ पे थोड़े बहुत रोड्स अभी डेवलप करना बाकी है। अदरवाइज अगर 637 किलोमीटर लेंथ है श्रीरामपुर से सिलचर तक का ओवरऑल नेशनल हाईवे नंबर 27 का, तो लगभग 586 किलोमीटर रोड बन के तैयार हो चुका है। थोड़े बहुत बीच में 50 किलोमीटर तक का ऐसा रोड है जो अभी भी पुराना है, उसको पूरी तरह से हाईवे में 6 लेन में डेवलप नहीं किया जा सका है अभी तक। तो ये सब कुछ इशूज़ हैं, बाकी ओवरऑल ये रोड बन के तैयार हो गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब एक बार जो इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, इनको देख लेते हैं और इनको समझ लो, इनके हाईवे नंबर याद कर लो। तो ये जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो हाईवे है, जिसको कहा जा रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये हाईवे नंबर है 44। सी दिस हाईवे नंबर 44। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर टू बी द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। हाईवे नंबर 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात की जाए, पोरबंदर से लेकर के हमारे सिलचर तक, यहाँ जोराबाट से होते हुए सिलचर तक, तो ये है हाईवे नंबर 27। तो अगर आपको जोराबाट से सिलचर जाना है तो सीधा हाईवे नंबर 27 पकड़िए और चलते जाइए, आप पहुँच जाएंगे सिलचर। तो हाईवे नंबर 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे है, सीधा पोरबंदर से सिलचर को कनेक्ट करता है। और अगर बात की जाए कि जो दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो मेन हाईवे है वो है हाईवे नंबर 19। कोलकाता से चेन्नई हाईवे नंबर 16, ये देखिए।
और फिर चेन्नई से दिल्ली तक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है, चेन्नई से दिल्ली तक वाया मुंबई एक ही हाईवे है जिसका नाम है 48। तो यहाँ से आप हाईवे नंबर 48 लेंगे, आप मुंबई पहुँचेंगे, फिर मुंबई से आप दिल्ली भी पहुँच सकते हैं। तो चेन्नई से दिल्ली आप पहुँच सकते हैं वाया हाईवे नंबर 48। तो ये हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे नंबर्स, इनको ज़रूर याद रखना। कम से कम ये हाईवे नंबर 27 तो ज़रूर याद रखना। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 431 to 435. Topic number 431 is about International Tropical Timber Organization. It aims for conserving tropical forest and assisting countries to develop economically in the field of forestry. ITTO has 74 members divided into two categories: producer countries, 36 member countries including India, and consumer countries having 38 members. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 432 is about Sangai deer. तो मणिपुर के ब्राउन antlered डियर हैं जिनको हम लोग संगाई डियर कहते हैं। दे आर पॉपुलरली नोन एज संगाई एंड दे आर यूनिकली फाउंड इन मणिपुर ओनली इन अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ मणिपुर में पाए जाते हैं संगाई डियर। द संगाई और द मणिपुर डियर इज़ द ओनली डियर विच हैज अडेप्टेड इटसेल्फ टू द स्वैम्पी हैबिटेट ऑफ मणिपुर। तो जो स्वैम्प्स जब हिलते हैं ना, तो ये डियर भी थोड़ा थोड़ा हिल डुल करके अपने आप को बैलेंस करता है उस दलदल पे, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। स्टेटस, अगर स्वैम्पी संगाई डियर की बात की जाए तो इट इज़ स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। इट हैज़ बीन गिवन शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट इज़ कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 433 is about organization partner of Ramsar Convention. So there are 6 global NGOs who are organizational partner of Ramsar Conventions. They are BirdLife International, IUCN, Wetland International, World Wildlife Fund, Worldwide Fund for Nature, International Water Management Institute, and Wildfowl and Wetland Trust. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 434 is about GRIHA. GRIHA is an acronym for Green Rating for Integrated Habitat Assessment. GRIHA attempts to minimize building resource consumption, waste generation, and overall ecological impact within the certain nationally acceptable limits benchmark. GRIHA is a rating tool that helps people to assess the performance of their building against सर्टेन नेशनली एक्सेप्टेबल बेंचमार्क। सरल शब्दों में बोले, जैसे आपके घर में AC आता है, फ्रिज आता है, उसमें रेटिंग दी होती है ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वैसे ही गृहा रेटिंग डेवलप किया है हमारे देश की एजेंसी टेरी ने, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसमें गृहा रेटिंग दी जाती है अलग अलग बिल्डिंग्स को। वहाँ पे कैसा है, TV फ्रिज को रेटिंग दी जाती है, यहाँ पे बिल्डिंग्स को रेटिंग दी जाती है गृहा रेटिंग। जो बढ़िया ग्रीन बिल्डिंग होता है उसको हायर गृहा रेटिंग दी जाती है। एंड दिस गृहा रेटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बाय टेरी according to the rating system of developed by Government of India. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 435 is about microplastics. Microplastics are tiny plastic particles with an upper size limit of 5 mm in diameter. The term microplastic was introduced in middle of 2000s. They occur in the environment as a consequence of plastic pollution. Microplastic constitute about 80% of the ocean debris. The example of primary microplastics includes microbeads, plastic pellets, plastic fibers, etc. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 426 to 430 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following state has maximum number of endemic vascular plants in India? Correct answer will be option B, तमिलनाडु. और अगर रेड पांडा की बात की जाए तो इट इज़ कैटेगराइज एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. याद करो, जाइंट पांडा वल्नरेबल है, रेड पांडा इंडेंजर्ड है. रेड पांडाज आर फाउंड इन चाइना ओनली. दिस इज रॉन्ग. इट इज फाउंड इवन इन इंडिया, नेपाल और म्यांमार. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.